हेलो गाइज, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए जो नया टॉपिक लेके आया हूं आरएल सर्किट या आरएल सीरीज सर्किट। ठीक है, हमारा जो एसी सर्किट चैप्टर चल रहा था उसमें अभी तक हमने प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटी और प्योर रेजिस्टिव हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम आरएल सर्किट पढ़ेंगे और जो वाइंडिंग चैप्टर है वो भी आपका चल ही रहा है। ठीक है, साथ में तो आज हम पढ़ेंगे आरएल सर्किट। तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस, आर का मतलब रेजिस्टेंस और एल का मतलब इंडक्टर। ठीक है, इनको सीरीज में जोड़ के वोल्टेज सप्लाई, एसी वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। तो ऐसा सर्किट जो बनता है उसको हम आरएल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने प्योर रेजिस्टिव पढ़ा था कि वो क्या होता है, इन फेज होते हैं, इंडक्टर में लैगिंग होता है और कैपेसिटर में लीडिंग होता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो आरएल सर्किट होगा इसमें लैगिंग होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अब कैसे होता है ये लैगिंग। तो सबसे पहले हम इसमें एक फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें ये जो सर्किट है उसको देखना है। तो इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट है, यहाँ से जो अगर करंट फ्लो होगी तो वो आई इसमें भी, रेजिस्टेंस में भी सेम होगी और इंडक्टर में भी सेम होगी। तो यानी ये करंट जो होगी सेम होगी सीरीज में। ठीक है, वोल्टेज अलग अलग है। तो फेजर डायग्राम जो है ये, इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक जो वैल्यू है वो रेफरेंस वैल्यू लेंगे, वो हमने ले लिए करंट। ठीक है, एक्स एक्सिस में। तो ये जैसे इसने करंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे आई करंट रेफरेंस ले लिया है। ठीक है, इसका डायग्राम मैं नीचे बना के देता हूँ। आई करंट हमने एक रेफरेंस ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले जो करंट जाएगी वो रेजिस्टेंस में जाएगी। तो रेजिस्टेंस में आपको पता है क्या होता है, करंट और वोल्टेज इन फेस होती है, उनके बीच में कोई एंगल नहीं होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी आर, वो भी इसी के साथ होगा। ठीक है, वी आर यानी इनके बीच में कोई एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में भी वी आर यहाँ बनाया मैंने। ठीक है, अब देखो जो करंट जाएगी वो इंडक्टर में जाएगी। ठीक है, सीरीज में तो सेम करंट जाएगी। आपको पता है इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, तो करंट 90 डिग्री लैग करेगा, या हम बोल सकते हैं वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा। दोनों में से एक चीज़ है, या तो करंट लैग करेगा या वोल्टेज लीड करेगा इंडक्टर में। ठीक है, तो वोल्टेज हमने मान लो वोल्टेज लीड कर रहा है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हम वोल्टेज को लीड करा देंगे करंट से। तो हमने वोल्टेज को लीड करा दिया 90 डिग्री वी एल। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी मैंने वी एल को क्या कर दिया, 90 डिग्री लीड करा दिया। ठीक है, इसके बाद हमें पता है जो ये अप्लाइड वोल्टेज होगा वी, वो इक्वल होगा वी आर प्लस वी एल, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वी आर, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वी एल। तो जो ये इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो वेक्टर सम से हम क्या निकालेंगे, जैसे अगर हमने यहाँ पे वी एल ले लिया, अगर मैं सेम टू सेम इस साइड भी अगर वी एल ले लूँ, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे वी एल ले लूँ, ये भी वी एल वैल्यू है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में लिया है यहाँ पे वी एल। ठीक है, सेम वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता वाई एक्सिस में। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमें मिलेगा वी, जैसे यहाँ पे हमने इसको मिलाया ये वी। तो ये वी जो होगा वी आर प्लस वी एल होगा आपका। ठीक है, वेक्टर सम से जो प्रॉपर्टी होती है वेक्टर सम की, उससे हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो वी आर प्लस वी एल के अक्रॉस होगा, ये इन दोनों का सम होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से फेजर डायग्राम बन जाएगा। ये जो एंगल होता है फाई, ठीक है, फाई बोल लो या थीटा बोल लो, जो भी आपको लेना है। ठीक है, तो ये वोल्टेज और करंट के बीच में आपका एंगल बनना है। नहीं, ये जो अप्लाइड वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो वोल्टेज उनके बीच में जो एंगल बन रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं थीटा, या करंट के बीच में। ठीक है, दोनों सेम है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, ठीक है, या फाई, उसको बोलते हैं फेस एंगल आपका। ठीक है, वो अभी हम नीचे देखेंगे। तो ये एंगल डिपेंड होता है आपका कि हमारा जो सर्किट है वो कितना, उसमें कितना रेजिस्टेंस और कितना इंडक्टर है। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं भी लैग करेगा। ठीक है, और ये हमेशा लैगिंग होगा, यहाँ पे करंट आपकी लैग कर रही होगी। ठीक है, तो आरएल सर्किट कैसा होता है, लैगिंग सर्किट होता है आपका। ठीक है,
अब हम इसमें आगे देखते हैं। आपको फेजर डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आरएल सर्किट जो होता है उसमें फेज एंगल जो होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, ये 0 से 90 के बीच में होता है। वो डिपेंड होगा ये रेजिस्टेंस और इंडक्टर पे, ठीक है। दूसरा आता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मैंने यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो यानी इसका रेजिस्टेंस का स्क्वायर, इंडक्टर का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो आप। वो हमने जो अभी वेक्टर सम वाला है उस प्रॉपर्टी है उसी से निकाले गए अभी आंसर इसका, ठीक है, फॉर्मूला ये वाला। नेक्स्ट चीज हम अब इसमें आगे देखते हैं फेज एंगल। फेज एंगल हमने यहाँ पे फाइव लिया है, ठीक है। तो फाइव फेज एंगल कैसे निकलेगा? फेज एंगल का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू या tan फाइव इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर, ठीक है। जब वेक्टर सम वाला यहाँ पे देखते हैं ये फाइव, अगर यहाँ पे देखो आपको पता है tan बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंबटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर ना है वी एल और बेस कितना है वी आर, तो वी एल अपॉन वी आर इस तरीके से निकल गया, ठीक है। tan फाइव इक्वल टू, तो tan फाइव इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर ऐसे निकाल सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी सकते हैं tan फाइव इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। फाइव की वैल्यू निकालनी होगी तो tan इनवर्स में उसको वहाँ लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम फेस एंगल निकाल सकते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टोटल करंट। तो टोटल करंट का जो फॉर्मूला होता है वो आई इक्वल टू वी अपॉन जेड, ठीक है। वी अपॉन जेड होता है, तो मैंने गलत लिखा था। तो आई इक्वल टू वी अपॉन जेड आप यहाँ पे लिख सकते हो, जेड यानी इम्पिडेंस, ठीक है। ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है, यानी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। इसकी यूनिट भी ओम होती है आपकी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अगला, इसमें पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, ठीक है। कॉस फाइव यहाँ पे पावर फैक्टर है आपका। पावर फैक्टर को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यानी अभी तो हम आर एल पढ़ रहे हैं, फिर आर सी पढ़ेंगे, फिर आर एल सी पढ़ेंगे, उसके बाद पावर फैक्टर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। वी आई कॉस फाइव, वी आई और आई जो यहाँ पे आर एम एस वैल्यू होती है, ठीक है। तो वी इंटू आई कॉस फाइव, ये आपका पावर का फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। अब हमें एक चीज़ याद रखना, जो इसमें पावर डिसिपिटेट होती है यानी जो खर्च होती है वो ओनली किसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस होती है। अगर जैसे हमारा एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर है, तो अप्लाइड वोल्टेज जो होगी यानी जो भी पावर लॉस होगा वो हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। इंडक्टर जो होता है यहाँ पे, इंडक्टर केवल एनर्जी को स्टोर करेगा और रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी जो एसी की पॉजिटिव एक हाफ साइकिल में दो साइकिल होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, मतलब दो हाफ साइकिल से मिलकर बना होता है। तो एक बार स्टोर करेगा और एक बार रिलीज करेगा। तो इंडक्टर का काम यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है आर एल सर्किट, सम एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर एंड सम एनर्जी इज अल्टरनेटिवली स्टोर एंड रिटर्न बाय द इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करते हैं दोनों, ठीक है। तो टोटल जो पावर लॉस होगा वो केवल किसके क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। अगला आता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला। पावर फैक्टर फॉर्मूला होता है ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। ट्रू पावर यानी किलोवाट जो भी खर्च होती है, ठीक है। एपरेंट पावर यानी जो हम उसको देते हैं, यानी KVA, ठीक है। तो इससे बोलते हैं इन दोनों का रेशियो जो कहलाता है पावर फैक्टर होता कहलाता है। एक तीसरी चीज होती है रिएक्टिव पावर, ठीक है, KVAR। कॉस फाइव का एक फॉर्मूला है R अपॉन जेड, इससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, R अपॉन जेड से। तो ये पावर फैक्टर के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये हमारा RLC सर्किट जो है, ये इसमें हमने इतना पढ़ा था। RL सर्किट का एक चीज़ और है, इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज़, ठीक है। तो यूज़ होता है आपका, जैसे आपकी ट्यूबलाइट की जो चौक होती है तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ चौक में होता है आपका। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आर एल सर्किट में केवल इतना ही था आज के लिए। तो थैंक यू। आई होप आपको समझ में आएगा। जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू।